हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज हम इनकम टैक्स के आई थिंक छठे या सातवें पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को, जो कि हमारे न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिक क्वेश्चन बनते हैं, वो मोस्टली इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से निकल कर बनते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेनली रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स। ठीक है, टैक्स की गणना करते समय किस तरह से हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन को डील करेंगे, ये ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, तो जल्दी सबसे पहले मैं आज जैसे रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना है इसी टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। बट अभी आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई वुड रिकमेंड कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और अगले 3 दिन तक सिर्फ उसको 5-5 मिनट देके आप पढ़ लीजिए। और 3 दिन के बाद आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके कमेंट करना फिर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक बार वीडियो को देखोगे तो यार हो सकता है क्लियर ना हो। आई वुड रिकमेंड कि वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए और उसको एटलीस्ट अगले 3 दिन तक सिर्फ 5 मिनट दीजिए मेरे कहने से। और चौथे दिन आप खुद उसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, आई थिंक मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन पे। रेंट फ्री अकोमोडेशन की गणना करने के लिए हम लोग मेनली एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको अगर उसके मालिक ने यानी एम्प्लॉयर ने कोई मकान दिया है रहने के लिए तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे। दूसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और तीसरा केस है हमारा इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस। इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर, अगर मकान जो उसको दिया गया है एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयर का अपना खुद का नहीं है, मतलब उसने किराए पे मकान लेके उसको दे दिया अपने एम्प्लॉय को, तो इस केस में भी हम अलग तरीके से डील करते हैं, 1 बाय 1 डील करते हैं। चलिए जल्दी से पहला पॉइंट अपना उठाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में अगर एम्प्लॉय हमारा गवर्नमेंट है और उसको उसके एम्प्लॉयर ने रहने के लिए मकान दे दिया है तो इसकी हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मकान को कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट में। मकान हमें देखना पड़ेगा। देखिए, मकान 2 तरह का होता है, तो फर्नेस और दूसरा होता है अनफर्नेस। फर्नेस मतलब होता है कि जिसमें सारी मकान के साथ साथ सारी चीजें हैं, मतलब फ्रिज टीवी कूलर एसी सारी सामान उसको दिए गए हैं, कुल मिलाकर सारी ऐशो आराम उसको मकान के साथ साथ दे दी गई है। अनफर्नेस हाउस जो होता है यानी कि असुसज्जित मकान हिंदी में बोले अगर, तो इसमें क्या होता है खाली आपको मकान दे देगा वो, बाकी अपना सामान सट्टा जो भी आपको चाहिए टीवी फ्रिज कूलर एसी आप खुद ला के लगाओ, यानी कि सिर्फ मकान आपको दिया गया है। फर्नेस मतलब मकान के साथ साथ सारी चीजें दे दी गई हैं। तो पहले हम लोग बात करें, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा है और उसको फर्नेस हाउस दिया गया है, मतलब मकान के साथ साथ सारी सुविधाएं दे दी गई हैं टीवी फ्रिज कूलर एसी, तो इसमें अब टैक्स की अमाउंट करते समय टैक्स की कैलकुलेशन करते समय उसकी सैलरी में कितना पोर्शन हम जोड़ेंगे हाउस क्या बोलते हैं उसको, रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है, चलिए, तो बेसिक रेंट वैल्यू यानी कि केवल फर्नेस हाउस अगर दिया गया है, ठीक है, एक सेकंड गैस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये अनफर्नेस है और यहाँ पे हो जाएगा फर्नेस। ठीक है, अगर उसको अनफर्नेस हाउस दिया है मतलब खाली मकान दे दिया है, बाकी सारे सामान दे दिए, तो बेसिक रेंट वैल्यू मकान का जो भी किराया चल रहा है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, मतलब उस शहर में उस पार्टिकुलर मकान का जो उसको दिया गया है जो भी किराया बनता है उतने रुपए उसकी सैलरी में जोड़ लिए जाएंगे एज रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम से। ठीक है, अब अगर बात करें फर्नेस हाउस, उसको जो मकान दिया गया है उसमें बाकी सारी सुविधाएं भी हैं टीवी फ्रिज कूलर एसी, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये तो हम उससे बेसिक किराया तो लेंगे प्लस हम उससे क्या लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। यानी कि एम्प्लॉयर ने जो उसको मकान के साथ में फर्नीचर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, टीवी फ्रिज कूलर एसी सबकी कॉस्ट कुल मिला के 1 लाख रुपए आ रही है, तो उसका 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। यानी कि हम ना सिर्फ उससे किराया वसूलेंगे बल्कि 1 लाख का 10% 10,000 रुपए जो है, यानी कि जो फर्नीचर कॉस्ट का 10% है हम उससे वो भी वसूल लेंगे, यानी कि ये 10,000 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर सपोज उसके मकान का किराया 5,000 का बन रहा है, ठीक है, और उसको जो फर्नीचर दिया गया है मतलब टीवी फ्रिज कूलर एसी सब मिलाकर इसकी फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपए की आ रही है। ठीक है, तो 5,000 ये और 1 लाख का 10% 10,000 ये, यानी कि 15,000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे जब इनकम टैक्स की गणना करते समय गणना करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सेकंड केस है हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट है मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
अगर एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो हम पॉपुलेशन के आधार पर उससे पैसा चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स वाले जो होते हैं वही देखते हैं आप किस सिटी में आपको मकान दिया गया है, ठीक है, आपको जिस सिटी में मकान दिया गया वो उसकी पॉपुलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जिस शहर में मकान दिया गया उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से प्लस है, यानी कि 25 लाख से ज़्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी, आपकी जो सैलरी दी गई है उसका 15% जो है वो टैक्स में जोड़ लेंगे, ठीक है। टैक्सेबल की अमाउंट की गणना करते समय आपकी सैलरी का 15% वो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि आपको ये इतने रुपए का मकान दिया गया है, मकान की सुविधा। अगर आप की जिस सिटी में मकान दिया गया उसकी पॉपुलेशन 10 से 25 लाख है तो फिर 10% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, ठीक है, 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, यानी कि 7.5% ऑफ सैलरी विल बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी, ठीक है। तो 7.5% आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा कि भाई आपको इतने रुपए की मकान की सुविधा दी गई है, ठीक है। ये तो हो गया अनफर्निश हाउस, अगर आपको मकान खाली मकान दिया गया है। अगर फर्निश हाउस दिया गया है मकान के साथ में बाकी सारी सुविधाएं भी हैं तो यानी कि जो इसमें जो जो निकल के आएगी वैल्यू वो प्लस प्लस हमें क्या लेना है, सेम एज अबव, यानी कि जो चीजें हमने ऊपर ली है 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट या रेंट ऑफ फर्नीचर। रेंट ऑफ फर्नीचर का क्या है, सपोज करिए मालिक ने आपको जो फर्नीचर दिया है उसमें वो फर्नीचर उसका अपना खुद का नहीं है, उसने क्या किया फ्रिज किराए पे लेके दे दिया, एसी किराए पे लेके दे दी, ठीक है। अगर वो किराए पे लेके दे रहा है तो सपोज करो अगर वो 5,000 रुपये महीने का किराया देता है तो वो 5,000 रुपये फिर आपकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आई थिंक अब क्लियर होगा। फॉर सपोज यहाँ से अमाउंट निकल के आई 10,000 इस वाले पोर्शन में से, ठीक है। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करोगे उस कैटेगरी से अमाउंट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 10,000 रुपये निकल के आए तो ये तो 10,000 रुपये आपकी सैलरी में जुड़ रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के, प्लस यहाँ से अब हम क्या लेंगे, अगर आपको फर्निश हाउस दिया गया है तो हम 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट या रेंट ऑफ फर्नीचर जो भी है वो लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्नीचर मालिक का अपना खुद का है तो हम फर्नीचर की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 10,000 आ रही है, 1,00,000 का 10% तो 10,000 हम आपसे और ले लेंगे, ठीक है। आप सपोज कर लो या अगर फर्नीचर जो मालिक का अपना खुद का नहीं उसने किराए पे लिया है फर्नीचर तो हम क्या करेंगे, अब किराए पे लिया तो हम ये देखेंगे मालिक जो है वो फर्नीचर का कितना किराया देता है पर मंथ। फॉर सपोज कर लो पर मंथ वो महीने का 10,000 रुपये किराया देता है तो 10,000 रुपये का किराया जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ लिया जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय से कितना लिया जाएगा उस केस में 10,000 तो मकान के और 10,000 फर्नीचर के, यानी कि 20,000 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे एज इनकम टैक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, उसने जो मकान दिया है एम्प्लॉय को वो उसका अपना खुद, यानी कि एम्प्लॉयर का अपना निजी नहीं है, किराए पे लेके उसने दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, यानी कि अगर किराए पे लेके दिया है तो मकान का जो भी या तो वो किराया देता है वो या फिर एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम उसकी सैलरी में जोड़ लेंगे, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मकान मालिक ने वो एम्प्लॉयर ने मकान किराए पे लेके दे दिया और किराए का देता है वो सिर्फ 5,000 रुपये महीने का 5,000 देता है किराए का, ठीक है। अगली कंडीशन इसमें क्या है 15% ऑफ सैलरी। फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय की जो सालाना सैलरी है, ठीक है, सालाना सैलरी है वो सॉरी मंथली सैलरी जो है, मंथली सैलरी है 50,000 की, 50,000 की मंथली सैलरी है तो 15% सैलरी का कितना हो जाएगा 7,500, ठीक है। तो यानी कि दो कंडीशन है हमारे पास, एक्चुअल रेंट या 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम टैक्सेबल मान लेंगे, ठीक है। तो 5,000 कम है यानी कि 5,000 रुपए उस पर्सन की यानी कि उस एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ लिए जाएंगे और उस पर हम टैक्स की गणना करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर फर्निश हाउस वाला केस है, केस फिर से वही है, एम्प्लॉयर यहाँ पे मकान का मालिक नहीं है और लेकिन मकान जो है फर्निश है, मतलब पूरी तरह से सारी साख सुविधाएं उसमें है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू निकली वो प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट या रेंट ऑफ फर्नीचर, दोनों को जोड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 यहाँ भी निकला और यहाँ से हमने टैक्सेबल कितना उठाया 5,000, तो 5,000 और 10,000 15,000 रुपए एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ ली जाएंगे एज परक्यूसिटीज, यानी कि उसको रेंट फ्री इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपको जो मकान दिया गया उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 15,000 रुपए, यानी कि 15,000 रुपए की इनकम आपको रेंट के फॉर्म में दी जा रही है, तो ये भी आपकी इनकम और इस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह से 15,000 रुपए इनकम और 15,000 रुपए जो उस पर्सन की सैलरी में जोड़ ली जाएंगे। फॉर सपोज उस पर्सन की सैलरी 50,000 थी तो 15,000 ये भी जुड़ जाएंगे, बट हो गया कितना 65,000,
यानी कि इनकम टैक्स वाले 65,000 पे टैक्स लेंगे उससे, ठीक है। सो आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। अगर किसी में कुछ किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करो कि वीडियो मुझे ये दिक्कत आ रही है, या अगर आप और भी किसी टॉपिक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपको पढ़ाऊँ, तो उसको भी आप वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक को कवर करा दें, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार, देखो सिर्फ आज की इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप वाकई पढ़ रहे हो, अगर आपने इससे पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप प्रॉपर इस टॉपिक के नोट्स बना लो। आई होप अपने वीडियो के साथ साथ रुक के जो है नोट्स बनाएंगे। अब क्या करना है, आपने अगले 3 दिन तक उन नोट्स को सिर्फ 5-5 मिनट देने हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि 15 मिनट। 3 दिन में आपको सिर्फ 15 मिनट देना है, बस एक बार देख लेना है। और चौथे दिन आप खुद बोलोगे कि मुझे ये रूल्स समझ में आ रहे हैं। जिन बच्चों को भी समझ में नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी मेरे टाइम पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।